हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग मींस हम जिसको एटीटी बोलते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एटीटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर यहाँ पर हम कंपटीशन पर्पस से जो चीजें एटीटी के अंदर इम्पोर्टेंट है, जो मेनली हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। मींस एटीटी एक ऐसा टॉपिक है जो नर्सिंग का अगर कोई भी एग्जाम हो, चाहे एम्स हो, ईएसआईसी है, रेलवे है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटीटी जो है, नाम से ही जैसे पता पड़ रहा है कि वो क्या है, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। ठीक है, मींस हम इसको कहाँ कौन से डिजीज के अंदर देंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए देंगे। ठीक है, एटीटी मींस एंटी ट्यूबरक्यूलर ट्रीटमेंट है, एटीटी का फुल फॉर्म। अब एटीटी जो है, इसके अंदर मेनली दो तरह के ट्रीटमेंट को इंक्लूड करा गया है। एक आता है इसके अंदर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और सेकेंड होता है सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। ठीक है, नाम से ही पता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो हम फर्स्ट में देंगे, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जो हम सेकेंड में देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। मेनली जो ट्रीटमेंट होता है एटीटी, उसके अंदर हम ड्रग्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, कोई और थेरेपी वगैरह नहीं होती है, मेनली ड्रग्स होती है। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उसके अंदर 5 मेन ड्रग्स हैं जिनका यूज करा जाता है। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट तो बहुत बाद में यूज होती है, अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे। तो देखिए, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर जो मेन ड्रग्स आती है वो आती है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 मेन ड्रग्स होती हैं। इनके जो सिनोनिम्स है या फिर हम बोल सकते हैं कि अदर नेम जो है या शॉर्ट नेम, वो है HRZES। ठीक है, मींस जो एटीटी का जो स्ट्रिप आता है, अगर हम जैसे कि जो मेडिसिन का स्ट्रिप आता है उसके ऊपर लिखा भी ऐसे ही आता है HRZES, इस तरह से। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, जिनको क्या होता है कि ड्रग्स याद ही नहीं रहती हैं। ठीक है, पता तो है एटीटी के अंदर ड्रग्स होती है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि उनको नहीं लर्न रहती है। तो एक छोटा सा ट्रिक है ना, उस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, वो है रिप्स। ठीक है, अब रिप्स, आर से हो गया रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, फिर यहाँ पे आएगा ई से इथाम्ब्यूटल और फिर एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये रिप्स से, इससे भी आप याद कर सकते हो, HRZES से, इससे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट जो होता है ना, इसको कब यूज किया जाता है, वो करा जाता है अगर ये जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है, मींस नॉट इफेक्टिव, वो वर्क नहीं कर रहा है पेशेंट के ऊपर। या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की जो ड्रग्स हैं उनका क्या हो गया है, पेशेंट को रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, कि वो ट्रीटमेंट तो ले रहा है फर्स्ट लाइन वाला, पर वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। पेशेंट की जो बॉडी वो रेजिस्ट हो चुकी है इन सारी ड्रग्स से। तो उस कंडीशन के अंदर हम सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट देते हैं। अब सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, उसमें आती है केनामाइसिन, लिवोफ्लॉक्सेसिन, ओफ्लॉक्सेसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इथियोनामाइड और साइक्लोसेरिन। ठीक है, मोस्टली इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स है उनको इंक्लूड करा गया है। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर जो हमने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स देखी थी उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस हम ड्रग की बात कर रहे हैं वो है आइसोनियाजाइड। ठीक है, आइसोनियाजाइड जो है उसको INH भी लिखा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में INH आता है तो भी आइसोनियाजाइड है। ठीक है, या फिर H अगर आता है तो भी वो आइसोनियाजाइड है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट वाइज बात करते हैं। आइसोनियाजाइड की अगर हम बात करें तो किसी भी टीबी के पेशेंट के लिए मोस्ट अफेक्टिव बैक्टीरियासाइडल ड्रग होती है ये। ठीक है, मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, मोस्ट इफेक्टिव कौन सी होती है, बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियासाइडल मीन्स ये क्या कर देता है, उस बैक्टीरिया को ही
किल कर देता है। दो तरह की होती है, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होती है बैक्टीरियासाइडल। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक तो क्या होता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट तो रहता है पर उसकी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी उसको खत्म करते हैं। जबकि जो बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स होती है वो क्या होती है कि पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ही क्या कर देती है, किल कर देती है। ठीक है, तो जो आइसोनियाजाइड है वो क्या है, मोस्ट इफेक्टिव बैक्टीरियासाइडल ड्रग है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये करता है इंजरी। ठीक है, कौन करता है, आइसोनियाजाइड क्या करता है, इंजरी करता है नर्व और हिपेटिक सिस्टम को। ठीक है, किसको करता है, एक तो करता है नर्व को और एक करता है ये हिपेटिक सिस्टम को। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करें, इसको भी देखो इस तरह से याद करो, INH आइसोनियाजाइड का नाम। ठीक है, आइसोनियाजाइड कॉजेज डैमेज टू नर्व एंड हिपेटिक सिस्टम। इस तरह से ये भी एक छोटी सी ट्रिक हो गई याद करने की। ठीक है, अब देखिए जब अगर ये नर्व को इंजर करेगा, ठीक है, किसको कर रहा है इंजरी, अगर किसको हो रही है, नर्व को, तो ये क्या करेगा आगे जाके, पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन कॉज करेगा। कौन सी ड्रग करेगी, आइसोनियाजाइड। ये क्या करती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन कॉज करता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस के अंदर क्या होगा, पेशेंट को हो जाएगा नमनेस। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होगी, नमनेस हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, उसको सेंस ही नहीं होंगे। ठीक है, उसके सेंसेशन क्या होते जाएंगे, डे बाय डे लॉस होते जाएंगे। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, जैसे चींटी वगैरह चल रही हो ना, उस तरह के उसको क्या कहोगे, टिंगलिंग सेंसेशन होंगे। ये सारी चीजें किसके अंदर होगी, अगर पेशेंट को पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन है तो। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, ये जो आइसोनियाजाइड है ये क्या करता है, ये करता है जो विटामिन B6 होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या होता है विटामिन B6, जिसका अदर नेम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है, जो B6 का सिंथेसिस होता है ना उसको डिक्रीजिस, उसको क्या कर देता है, उसके सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है। आइसोनियाजाइड क्या करता है, पायरिडॉक्सिन के सिंथेसिस को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसीलिए किसी पेशेंट को अगर आइसोनियाजाइड चल रही है तो उसको हम B6 की टैबलेट्स भी साथ में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं और क्वेश्चन जो मेन बनते हैं ना एग्जाम में वो इन्हीं छोटी छोटी टॉपिक से ही बनते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए एक और चीज, आइसोनियाजाइड की जो टैबलेट होती है, इसका जो मेडिसिन होता है उसको कब दिया जाता है, 1 आवर बिफोर एंड आफ्टर। अब किसके, 1 घंटा पहले और बाद में मील के। ठीक है, मीन्स उसको पेशेंट को बोला जाता है कि खाना खाने के या तो 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद लेना है, या तो हम बोल सकते हैं 1 आवर बिफोर या 2 आवर आफ्टर द मील। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है, इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन। और कौन इंटरफेयर करता है इसके एब्जॉर्प्शन को, फूड, मीन्स खाना जो होगा ना वो आइसोनियाजाइड के एब्जॉर्प्शन के साथ में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हमने देखी है आइसोनियाजाइड की, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना है हमें। देखिए नेक्स्ट चीज है कि जो आइसोनियाजाइड है वो क्या होती है, मोस्ट टॉक्सिक ATT होती है। ठीक है, तो एग्जाम में सीधा ये भी पूछ लेते हैं कि मोस्ट टॉक्सिक ड्रग, और कौन सी ड्रग ATT के अंदर मोस्ट टॉक्सिक कौन सी होती है, तो वो होती है आइसोनियाजाइड। ठीक है, ये भी एक छोटी सी बात है। उसके बाद में एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि वो ड्रग जो क्या करती है, रैपिड स्पूटम कन्वर्जन। ठीक है, स्पूटम को क्या करती है, रैपिडली जो कन्वर्ट करती है, वो कौन सी ड्रग है, वो भी है आइसोनियाजाइड। ठीक है, वो भी कौन सी है, आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि वो ATT जो सबसे पहले रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ATT फर्स्ट डेवलप रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ATT, सॉरी, ATT which develop
फर्स्ट रेजिस्टेंस, अगर पेशेंट को सबसे पहले किसी ड्रग का रेजिस्टेंस होगा ना, तो वो कौन सी ड्रग का होगा, आईएनएच का होगा। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और आईएनएच और रिफाम्पिसिन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आईएनएच मीन्स आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, ये दोनों ऐसी ड्रग हैं जो जब पेशेंट को डॉट्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, तो उसकी हर कैटेगरी में इनको इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट जो ड्रग हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिफाम्पिसिन। ठीक है, अब रिफाम्पिसिन जो है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए कैसे क्या होता है। ये भी जो है रिफाम्पिसिन एक तरह की बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। ठीक है, कैसी ड्रग है ये भी, बैक्टीरिसाइडल मीन्स ये भी क्या कर देती है, बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, कोई भी पेशेंट है जो एड्स का है, ठीक है, क्या है, एड्स का पेशेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी या इम्यून पावर जो है वो कम है, उस पेशेंट के अंदर रिफाम्पिसिन जो होता है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देता है, इम्यून पावर जो होता है उसको कम करता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी चीज कि मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है, ये क्या होती है, मोस्ट इफेक्टिव एटीटी होती है। और ये कौन सी कंडीशन के अंदर होती है, इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग कौन सी होती है, रिफाम्पिसिन होती है। ठीक है, अब रिफाम्पिसिन एक और चीज करता है, ये जितने भी बैरियर्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी बैरियर्स होते हैं उनको क्या करता है, क्रॉस करता है। अब कौन कौन से बैरियर बोल सकते हैं हम, एक तो हम बोल सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना, एक हम बोल सकते हैं प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर उसको भी क्या करता है, ये क्रॉस करता है। ठीक है, और क्या होता है, इसको हमेशा एम्प्टी स्टमक लिया जाता है। ठीक है, कैसा लिया जाता है, एम्प्टी स्टमक मीन्स पेशेंट को बोला जाता है कि इसको कैसे लेनी है, खाली पेट लेनी है। या फिर हम इसको जो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले इसको बोला जाता है कि सबसे पहले आपको यही ड्रग लेनी है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज इसके अंदर कि ये जो है ये क्या करता है, इसके अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो फ्लू लाइक सिम्टम्स करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है ये, फ्लू लाइक सिम्टम्स। अब फ्लू क्या होता है, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम वगैरह होता है ना, उस तरह के सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं। और जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये जो सिम्टम्स है ये भी किस में होंगे, रिफाम्पिसिन के थ्रू ये भी होगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये एग्जाम क्वेश्चन को पूछा गया है कि जो रिफाम्पिसिन होता है ये क्या करता है, यूरिन के कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, क्या करता है, चेंज दी कलर ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन के कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज रेड। ठीक है, कैसा हो जाता है, ऑरेंज रेड कलर हो जाता है किसका, यूरिन का, अगर पेशेंट क्या ले रहा है, रिफाम्पिसिन ले रहा है। और एक और चीज, जो रिफाम्पिसिन होता है ना वो क्या करता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है उनके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, रिफाम्पिसिन क्या करता है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और किसके मेटाबॉलिज्म को, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट थर्ड ड्रग हम देख रहे हैं वो है पायराजिनामाइड। ठीक है, अब पायराजिनामाइड जो है ये भी एक तरह की बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। ठीक है, कैसी ड्रग है, बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। अब देखिए ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्या करता है, इट कॉजेज इंक्रीज इन द ब्लड यूरिक एसिड। ठीक है, ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड होता है ना उसके लेवल को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं हाइपर यूरेसीमिया। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर यूरेसीमिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल कितना होता है,
ठीक है, नॉर्मल यूरिक एसिड, उसका लेवल कितना होता है, उसका होता है 3.5 टू 7.2 mg/dl। ठीक है, ये होता है नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल। ठीक है, जो वैल्यूज है ना वो थोड़ी बहुत पॉइंट की इधर उधर डिफर कर सकती है, पर मेन जो आता है ये यहाँ पर मैं जो प्रैक्टिकल है, मीन्स जो हॉस्पिटल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो नॉर्मल माना जाता है उस हिसाब से। ठीक है, और एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और वो कंडीशन होती है गाउट की कंडीशन। ठीक है, गाउट की कंडीशन होती है, उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल हो जाता है मोर देन 7.2 mg/dl। ठीक है, अब देखिए एक हम छोटा सा मतलब बोल सकते हैं कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, ब्लड यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करता है। अब वो कैसे करता है, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम देखें कि ये एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए। ठीक है, तो ये जो पायराजिनामाइड है ये क्या करता है, सेल की डेथ करवाता है। ठीक है, क्या करता है, सेल की डेथ करता है। तो जब क्या होगा कि जब सेल की डेथ होगी तो मीन्स न्यूक्लियस भी क्या होगा, उसका भी ब्रेक डाउन होगा, और जब न्यूक्लियस अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, डीएनए का भी ब्रेक डाउन होगा। ठीक है ना, जब डीएनए ब्रेक होगा तो उसके अंदर से एक प्रोटीन निकलेगा, वो कौन सा प्रोटीन होगा, वो होगा प्यूरिन प्रोटीन। ठीक है, अब प्यूरिन प्रोटीन किसकी वजह से होता है, देखिए यहाँ पे देखें अगर हम, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ किसके ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए, डीएनए के ब्रेकडाउन से क्या निकल रहा है, प्यूरिन प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो प्यूरिन प्रोटीन ब्लड के अंदर आया है उसके साथ में एक एंजाइम वर्क करता है, और वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है, एक एंजाइम होगा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, वो मिलकर क्या करता है, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे पायराजिनामाइड का क्या रोल है कि जो पायराजिनामाइड है जेड, पायराजिनामाइड को हम बोलते हैं जेड, ये जेड क्या करता है, इसकी वजह से क्या होती है, सेल की डेथ होती है। ठीक है, बैक्टीरियासाइडल है, मीन्स क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करेगा। किल कैसे करेगा, सेल को ब्रेक करके। ठीक है, तो जब सेल की डेथ होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम गाउट की बात करें तो हम थोड़ा सा यहाँ पे गाउट को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, गाउट बोल सकते हैं, गाउटी आर्थराइटिस बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब गाउट भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट गाउट और एक होता है क्रॉनिक गाउट। ठीक है, अगर हम एक्यूट गाउट की बात करें तो वो किसकी वजह से होता है, मेनली वो जो होता है, एक तो होता है रेड मीट, ठीक है, या फिर स्मोकिंग की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं अल्कोहल। इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट गाउट की कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें, किसकी, एक्यूट गाउट के ड्रग ऑफ चॉइस, तो वो होती है इंडोमिथासिन। ठीक है, ध्यान रखना एम्स का जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर बहुत बार ये पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, एक्यूट गाउट के अंदर कौन सी होती है, वो होती है इंडोमिथासिन। ठीक है, अगर देखिए इंडोमिथासिन जो अगर हम बात करें तो जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस की कंडीशन होती है ना बच्चों के अंदर, पीडीए, उसके अंदर भी इंडोमिथासिन ड्रग दी जाती है क्योंकि वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें क्रॉनिक गाउट की, तो क्रॉनिक गाउट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एलोप्यूरिनॉल, एलोप्यूरिनॉल देते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, ये होती है ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है। ठीक है, तो बस ये इतनी सी चीज है, उसको ध्यान रखना है। ये हमने देखा पायराजिनामाइड।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम इथाम्ब्यूटॉल। ठीक है, अगर हम बात करें इथाम्ब्यूटॉल, तो हमने अभी तक जितनी भी ड्रग्स देखी वो देखी हमने बैक्टीरियोसाइडल, जबकि इथाम्ब्यूटॉल होती है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है। मीन्स ये क्या करता है, सेल को ब्रेक डाउन नहीं करता है, ये बस उसकी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है उसको ब्रेक करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इसके साइड इफेक्ट की, ठीक है, किसकी, इथाम्ब्यूटॉल के साइड इफेक्ट की, तो इसका एक सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है, वो क्या है कि ये ऑप्टिक डिस्क जो है, ठीक है, आई की जो ऑप्टिक डिस्क है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, अगर ऑप्टिक डिस्क डैमेज होगी तो कौन सी कंडीशन होगी, वो होगी ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन होगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसको या तो हम बोल सकते हैं रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ठीक है, या तो बोलो ऑप्टिक न्यूराइटिस या बोलो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन के अंदर, कि पेशेंट रेड और ग्रीन कलर के अंदर क्या नहीं कर पाएगा, डिस्क्रिमिनाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, कांट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मीन्स डिफरेंशिएट करना। ठीक है, कांट डिफरेंशिएट मीन्स बता नहीं पाएगा कि रेड कलर कौन सा है और ग्रीन कलर कौन सा है, कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, रेड और ग्रीन कलर के अंदर क्या नहीं कर पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। और ऐसे पेशेंट को क्या एडवाइस करा जाता है, एडवाइस टू अवॉइड ड्राइविंग। ठीक है, ऐसे पेशेंट को क्या करा जाता है, ड्राइविंग अवॉइड करने को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो सिग्नल होते हैं वो रेड और ग्रीन में होते हैं मेनली। ठीक है, तो जब वो उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा तो उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, जो इथाम्ब्यूटॉल होता है ना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है, चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर। ठीक है, चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर, 6 साल से छोटे बच्चों के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब जो लास्ट ड्रग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक तरह की बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। ठीक है, कैसी ड्रग है ये, एक तरह की बैक्टीरिसाइडल है, मीन्स ये भी क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है, ये एक तरह का अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग है। मीन्स एंटीबायोटिक का एक ग्रुप है ना, अमिकासिन, केनामाइसिन, ये सारे उसके अंदर ही स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड है। ये क्या है, फर्स्ट डिस्कवर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ठीक है, सबसे पहले किसको डिस्कवर करा गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन को ही डिस्कवर करा गया था एटीटी के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, डैमेज करता है क्रेनियल नर्व को, डैमेज क्रेनियल नर्व। अब कौन सी क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, ये करता है 8th क्रेनियल नर्व जो होती है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, और 8th क्रेनियल नर्व कौन सी है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर जो नर्व है उसको डैमेज करता है। ठीक है, और मेनली कौन से पार्ट को करता है, वेस्टिब्यूलो पार्ट को करता है। ठीक है, कौन से पार्ट को करता है, वेस्टिब्यूलो पार्ट को डैमेज करता है, और उस वजह से पेशेंट में क्या हो जाता है, डेफनेस, मीन्स पेशेंट को सुनना जो होता है वो बंद हो जाता है, और या बोल सकते हैं हम ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी होगी किससे होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन से होगी। 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगा, और मोस्टली कौन से, वेस्टिब्यूलो जो पार्ट है उस पार्ट को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, अगर आप तो क्रेनियल नर्व के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं और ये याद करना चाहते हैं कि कौन सी नर्व कौन से नंबर पे आती है, आप कैसे उसको लर्न करें, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं, ताकि आपका एक वो कंसेप्ट भी इजीली क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की और थोड़ी सी बात करें तो ये इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, कैसी होती है, इंजेक्टेबल। ठीक है, और मेनली कैसे दिया जाता है, आईएम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को मेनली। ठीक है, और देखिए कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है।
ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एब्सोल्युटली कौन सी कंडीशन के अंदर, एक तो होगी ये प्रेगनेंसी के अंदर, फिर होती है ये मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, और एक और कंडीशन होती है पार्किंसन के अंदर। ठीक है, पार्किंसोनिज्म की कंडीशन के अंदर भी क्या होती है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो एटीटी की फर्स्ट लाइन ड्रग है उनका डिस्कशन एंड करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।